नमस्कार। आज क्लास 10th के पहले चैप्टर केमिस्ट्री के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को देख रहे थे, और उसमें हम लोग पहली अभिक्रिया जो थी संयोजन या योगशील अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन, उसके बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरी अभिक्रिया को देख रहे हैं। सामने देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। कल हमने एक एक करके शब्दों के बारे में आपको अर्थ बता दिया था कि प्रत्येक अभिक्रियाओं का अर्थ जान लेना है, आपको नाम का शाब्दिक अर्थ समझना है। और जैसा कि कल संयोजन पढ़ रहे थे या योगशील पढ़ रहे थे, तो आप सभी जानते हैं संयोग या योग, संयोग या योग का मतलब होता है जुटना, मिलना। तो कल हम लोगों ने देखा था कि क्या हुआ था, जो हमारी अभिक्रिया थी उसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिला था कल, और वो मिल करके एक उत्पाद बनाया था। और आज जो हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया देख रहे हैं, यह वियोजन या अपघटन अभिक्रिया उस संयोजन या योगशील अभिक्रिया का एकदम विपरीत है, ठीक उल्टा है। कैसे है उल्टा? कि कल के अभिक्रिया में आपने देखा था कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाया था, और आज इस अभिक्रिया में हम लोग देखेंगे, परिभाषा देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर, कल था दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, तो मिलने का विपरीत क्या होगा? टूटना। तो यहां एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है। छोटे छोटे उत्पादों का मतलब है दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। तो उसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में कल हम लोग इसको पढ़े थे डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो इस परिभाषा को हम लोग पुनः एक बार पढ़ते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक, एक अभिकारक टूटेगा, अपघटित होगा, और टूटकर या अपघटित होकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करेगा, तो उसी रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब फिर नीचे आइए, यहां लिखा गया है इस अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए आवश्यक कारकों। अब सोचिए, ये मार्कर पेन है, इसको तोड़ना है, तो यूं ही अगर हम टेबल पर रख दें तो या जेब में रख लें तो अपने आप तो यह टूटेगा नहीं। तोड़ने के लिए कोई तो कोई फैक्टर चाहिए, कारक चाहिए। पत्थर जैसे कठोर चीज हो या मिट्टी का ढेला हो। हाँ, एक बात हो सकता है कि पत्थर को तोड़ने के लिए अधिक बल चाहिए, अधिक फोर्स चाहिए, जबकि मिट्टी के ढेला को धीरे से भी प्रेस करेंगे तो टूट जाता है वो, लेकिन बल तो चाहिए, उसको तोड़ने के लिए कोई ना कोई फैक्टर चाहिए। तो अब यहां प्रश्न उठता है कि कोई अभिकारक अपने आप कैसे टूट जाएगा? तो अपने आप टूटता नहीं है, उसको तोड़ने के लिए कुछ फैक्टर हैं, कुछ कारक हैं, और उसी कारकों के आधार पर, जिन कारकों के द्वारा अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है, उसी कारक के आधार पर इस वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को तीन भागों में बांटा गया है। इसको हम लोग गौर से देखेंगे। ये जो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है, जो तीन भागों में बांटा गया है, इसको ऐसे क्लियर कर सकते हैं कि जो कारक है, तो मुख्य रूप से जो वियोजन अभिक्रियाएं होती है उसके लिए जो कारक उत्तरदायी होता है, तो वो पहला कारक होता है उष्मा। आपने नाम सुना होगा उष्मा का, हीट का। दूसरा कारक होता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा कारक हो गया विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और तीसरा कारक है प्रकाश, लाइट। तो ये तीन कारक है, उष्मा, हीट, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, एंड प्रकाश, लाइट। ये तीन फैक्टर हैं, तीन कारक हैं जो किसी एक अभिकारक को तोड़ता है और दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण कर देता है। इसलिए इन तीनों कारकों के आधार पर इस वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया को तीन भागों में बांटा गया है। और सामने आपको बोर्ड पर तीनों नाम दिख रहा होगा। पहला है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय मतलब उष्मा के द्वारा यह टूटता है, हीट के द्वारा टूटता है, इसलिए इसको अंग्रेजी में थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी जो वियोजन अभिक्रिया है वह है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, मतलब विद्युत धारा के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा टूटता है कोई अभिकारक, तो उसको कहते हैं विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
और तीसरी वियोजन अभिक्रिया है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, मतलब प्रकाश के द्वारा। हम लोग जानते हैं प्रकाश भी एक ऊर्जा का रूप है, विद्युत भी ऊर्जा का रूप है, और उष्मा तो है ही ऊर्जा का रूप। तो हीट भी एक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी, और लाइट भी एक एनर्जी। ये तीनों जो अलग अलग ऊर्जा के रूप हैं, यही अभिकारक को तोड़ता है, जिसके फलस्वरूप दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है या अपघटन अभिक्रिया होती है, वो तीन प्रकार की हो गई। पहली अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। इसको परिभाषित करेंगे, क्योंकि यहाँ जो हम लोगों का ऑनलाइन क्लास हो रहा है, इसमें बोर्ड पर ही सारा कुछ लिखना होता है, जगह की भी कमी रहती है, और जल्दी से इसको करना भी रहता है, क्योंकि डेटा स्टोरेज बढ़ जाता है बहुत जल्दी। इसलिए यहाँ हम कुछ परिभाषाएं हैं जो केवल बोल देते हैं। अगर आपको आवश्यकता लगे तो आप वीडियोज को रोक करके उनको नोट कर सकते हैं, सुन के भी लिख सकते हैं। इतना तो आप समझदार है, मैं समझ रहा हूं इस बात को। तो जो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसी वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा ऊर्जा के द्वारा संपन्न होती है, या वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें उष्मा ऊर्जा के कारण कोई अभिकारक टूटता है और दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है, उसी वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब वियोजन मतलब टूटना, अभिक्रिया समझ ही रहे हैं। अगर उष्मा के द्वारा टूट गया तो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर विद्युत धारा के द्वारा कोई अभिकारक टूट करके छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है तो उसको कहेंगे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। इसको विद्युत अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि वियोजन को ही अपघटन कहते हैं। अपघटित होने का मतलब भी होता है टूट जाना। और यदि कोई अभिकारक प्रकाश के कारण टूट करके छोटे छोटे उत्पाद में बदल जाता है तो उसको प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह से आप तीनों को परिभाषित भी कर सकते हैं। हमने आपके सुविधा के लिए तीनों का एक एक उदाहरण लिया है। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर का नाम आपने सुना होगा। ये एक प्रकार का चट्टानों से प्राप्त होने वाला खनिज पदार्थ है, मिनरल्स है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर, इसको जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं, देखिए तीर के ऊपर में उष्मा लिखा हुआ है, तो ये जैसे गर्म होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक है यह टूट जाता है, क्रैक करता है, और टूटने के बाद यह कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है CaO, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। इस तरह से देखिए कि एक अभिकारक उष्मा ऊर्जा के कारण या उष्मा ऊर्जा के द्वारा टूटकर दो छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण किया, इसलिए यह हो गया उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। दूसरे नंबर पर देखिए, दूसरी जो वियोजन अभिक्रिया है वह है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक विद्युत धारा के उपस्थिति में टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है, उसे कहते हैं विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। और यहां पर जल को देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है जल, H2O। जैसे इसको उपकरण में, प्रयोगशाला में रख देते हैं, विशेष उपकरण में, और उससे जब विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करवाते हैं, तो जल में हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। आप अपने NCERT बुक के एक्टिविटी को, क्रियाकलाप को पढ़ेंगे तो वहां दिया गया है कि जल को कैसे विद्युत धारा के द्वारा तोड़ करके एक परख नली में, टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस प्राप्त करते हैं और दूसरी परख नली में ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं। वहां और जाके विस्तार से आप इसको समझ सकते हैं। तो इस अभिक्रिया में हम लोग देख रहे हैं कि जो जल है यह टूटता है किसके द्वारा? विद्युत धारा के द्वारा, और यह टूट करके हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। तो यहां भी एक अभिकारक विद्युत धारा के द्वारा टूटता है और दो छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, इसलिए यह हो गया विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया या विद्युत अपघटन अभिक्रिया, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरी जो वियोजन अभिक्रिया है या तीसरी जो अपघटन अभिक्रिया है, इसमें नाम से ही क्लियर है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। मतलब प्रकाश अगर किसी अभिकारक को तोड़ता है और दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण होता है, तो वैसी वियोजन अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहां ये सिल्वर क्लोराइड है, Ag आपको पता होगा, सिल्वर चांदी, तो ये सिल्वर क्लोराइड है। जैसे इस सिल्वर क्लोराइड पर सूर्य प्रकाश देते हैं, सनलाइट देते हैं,
यह सिल्वर क्लोराइड टूट जाता है, सिल्वर धातु अलग हो जाती है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। तो यहां देखिए सिल्वर क्लोराइड एक अभिकारक है, जैसे इस पर सूर्य प्रकाश पड़ा तो सूर्य प्रकाश के कारण यह टूट करके सिल्वर और क्लोरीन गैस दो छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण किया। अतः यह जो है एक प्रकार की प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जो वियोजन अभिक्रिया है इसमें कोई एक अभिकारक टूटेगा और दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करेगा, इसलिए इसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रायः बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उस पर हम लोग गौर करेंगे। आपके बुक में भी दिया गया है कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है या अपघटन अभिक्रिया होती है, इसको, इस वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत अभिक्रिया क्यों माना जाता है? तो हमने तो शुरू में ही कह दिया कि संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे, एक उत्पाद बनेगा, और वियोजन में एक अभिकारक टूटेगा, दो या दो से अधिक छोटा छोटा उत्पाद बनाएगा। तो संयोजन में दो या दो से अधिक छोटे छोटे अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाया और वियोजन में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद बनाएंगे। तो सीधी सी बात है कि संयोजन और वियोजन ये दोनों एक दूसरे की विपरीत अभिक्रिया है। संयोजन का विपरीत वियोजन अभिक्रिया और वियोजन का विपरीत संयोजन अभिक्रिया। आप वहां अपने पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन को देख लेंगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो ये था हमारा दूसरा, मतलब दूसरे नंबर की अभिक्रिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपने कल पर लिखा था, हम आपको 10 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया लिखाए थे और कहा भी गया था कि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, समय ज्यादा लगेगा क्योंकि विस्तार से हम लोग काम करते हैं। तो और दूसरी बात आपको हमने कहा था कि सारी अभिक्रियाओं का नाम याद भी कर लेंगे आप, तो इसलिए उसको निश्चित रूप से याद कर लेंगे। अगर आपको याद हो गया होगा हिंदी और अंग्रेजी में सभी अभिक्रियाओं का नाम, तो किसी रफ पेज पर आप उसको लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे, अपनी जांच खुद कर लेंगे। क्योंकि अभी हम लोग आमने सामने मिल नहीं पा रहे हैं कि आपसे मैं पूछ सकूं अभिक्रियाओं का नाम, तो इसलिए आप खुद से उसको सेल्फ चेक भी कर लेंगे कि अगर याद हो गया है तो कोई एक रफ पेज लीजिए, उस पर 10 अभिक्रिया का नाम लिख डालिए याददाश्त से, मेमोरी से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आपने याद किया है। अगर परेशानी हो तो पुनः याद कीजिए, बार बार याद कीजिए। तो जब ये सब नाम याद हो जाएगा तो आप याद रखिए कि तीसरे नंबर पर जो हम लोगों की अभिक्रिया थी वो तीसरी अभिक्रिया थी विस्थापन अभिक्रिया। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया 9th क्लास में जो लोग साइंस में फिजिक्स को पढ़ा होगा तो वहां दूरी वाला गति वाला जो चैप्टर होता था उसमें विस्थापन की भी चर्चा होती थी। और आपको याद होगा कि विस्थापन का मतलब हुआ था वहां स्थान बदल जाना, कि कोई वस्तु जिस स्थान पर है और गति करके अगर वह अपना जगह बदल लेता है, मतलब जो शुरू वाला बिंदु था, पहले वाला बिंदु था, वहां से थोड़ा सा भी अगर जगह चेंज हो गया तब हम लोग कहते थे कि वस्तु में विस्थापन उत्पन्न हो रहा है। बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। यहाँ रासायनिक अभिक्रियाओं में भी विस्थापन होता है और ये विस्थापन कैसे होता है इसको हम लोग कुछ सरल उदाहरणों से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि कोई एक अभिकारक होगा जो दूसरे अभिकारक के किसी खास तत्व या मूलक को हटाकर स्थान ग्रहण कर लेगा। तो आइए शुरू करते हैं नंबर 3, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग देख रहे हैं कि यह भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है और इसमें क्या होता है, कोई एक जो अभिकारक होता है जो दूसरे अभिकारक में जो उपस्थित तत्व या मूलक होता है उसको हटा करके स्थान ग्रहण कर लेता है।
तो कह सकते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या मूलक, तत्व या मूलक अभिकारक के तत्व या मूलक को, अभिकारक के तत्व या मूलक को हटाकर, तत्व या मूलक को हटाकर स्थान ग्रहण कर लेती है, हटाकर स्थान ग्रहण कर, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या मूलक, तत्व या मूलक, मूलक अभिकारक के, अभिकारक के तत्व या मूलक को हटाकर स्थान ग्रहण कर लेता है, स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया, अंग्रेजी में पढ़े थे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए ये जो विस्थापन अभिक्रिया है, आपने आयरन तो देखा होगा, लोहा, लोहा धातु को हमारे घर में एक साधारण सा जो कांटी होता है, कील, वह लोहे का बना होता है आयरन से। इस आयरन की अभिक्रिया, एक बड़ा ही रोचक उदाहरण है हमारे पास, एक आयरन की अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं कॉपर सल्फेट से, CuSO4। जैसे यह लोहा धातु या आयरन धातु कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो यह बना लेता है आयरन सल्फेट, FeSO4, और जो कॉपर धातु होती है वो अलग हो जाती है। अब एक प्रश्न है आपके NCERT बुक में कि जब लोहे के कील को, सोचिए ये लोहा का कील है, लोहा का कील मतलब वही कांटी हो गया, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, यह हो गया आपको आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, और यह हो गया कॉपर धातु। अब क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, उस लोहे के कील को इस कॉपर सल्फेट के विलयन में, घोल में जैसे डुबा देते हैं, तो कहता है, आपके किताब में क्वेश्चन दिया गया है कि उस विलयन का, जो कॉपर सल्फेट का विलयन था, उसका रंग क्यों बदल जाता है। तो आप देखिए जैसे यह आयरन, आयरन एक तत्व है, यह एक मूलक भी है, हम लोग पढ़े थे, यह आयरन हम लोग धन मूलक के रूप में इसको पढ़े थे। जैसे यह आयरन या Fe इस कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है, तो इस कॉपर सल्फेट में आपको याद होगा कि कॉपर जो है यह धन मूलक है और सल्फेट जो है यह ऋण मूलक है। तो यहां जो धन मूलक आयरन है, यह जैसे इस कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है
तो यह क्या करता है, इस धन मूलक को हटा देता है। आयरन क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट में जो धन मूलक Cu है इसको हटा करके इस जगह पर स्थान ग्रहण कर लेगा। जैसे कि आप क्लास में समझ सकते हैं कि अगले बेंच पर 5 लोग बैठे हुए हैं, बाहर से एक आदमी आया और किसी एक स्टूडेंट को, जो 5 स्टूडेंट बैठे हुए हैं उसको हटा दिया और वहां पर आके स्थान ग्रहण कर लिया, तो वही हो जाएगा विस्थापन कर देना उसको। यहां आयरन क्या करता है, इस कॉपर को हटा देता है और कॉपर के पास जो धन मूलक वाला जगह खाली हुआ यहां पर आयरन सल्फेट से मिल गया। देखिए यहां आयरन सल्फेट बन गया। सल्फेट में पहले यहां कॉपर था, अब कॉपर को जगह ही खाली करना पड़ गया और कॉपर बेचारा यहां अलग में आ गया। इसका मतलब यह विस्थापन हो गया। वही बात हम लोग लिखे हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या मूलक, ये तत्व या मूलक अभिकारक के, अभी CuSO4 तो अभिकारक है, रिएक्टेंट है, अभिकारक के तत्व या मूलक को हटाकर, देखिए इसके कॉपर को हटा देता है, स्थान ग्रहण कर लिया, मतलब जो जगह खाली हुआ वहां पर बैठ गया, यही हो गया विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस तरह से और सब भी उदाहरण होगा जिसको आप बुक से देख सकते हैं। अब हम लोग अगले नंबर पर आते हैं, क्योंकि अगला नंबर भी इसी से जुड़ा हुआ है, द्विविस्थापन। आप नाम याद किए होंगे, इसको उभय विस्थापन भी कहते हैं। द्वि का मतलब कल बताया गया था 2 होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां ऊपर में जो अभी विस्थापन की चर्चा हो रही थी उसमें क्या था कि कोई एक तत्व या मूलक क्या किया था, एक ही तत्व या मूलक को हटाकर स्थान ग्रहण किया था। लेकिन इसमें क्या होगा कि 2 बार विस्थापन होगा, मतलब एक अभिकारक का तत्व या मूलक किसी दूसरे अभिकारक के तत्व या मूलक को हटाएगा और दूसरे अभिकारक के तत्व या मूलक जो है पहले अभिकारक के तत्व या मूलक को हटाकर जब स्थान ग्रहण करेगा तो उसी को हम लोग द्विविस्थापन कहते हैं। और इसको एकदम संक्षेप में कह सकते हैं कि अभिकारकों के बीच क्या होता है, मूलकों या तत्वों का परस्पर आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, उसी को हम लोग द्विविस्थापन कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, अभिकारकों के बीच तत्वों या मूलकों का परस्पर, तत्वों या मूलकों का परस्पर आदान प्रदान होता है, परस्पर आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि 2 अभिकारक तो कम से कम होगा ही, क्योंकि कह रहा जिसमें अभिकारकों के बीच, ये प्लुरल बन गया तो कम से कम 2 अभिकारक होगा। और उन अभिकारकों के बीच क्या होगा कि जो तत्व होंगे या मूलक होंगे, तो तत्व या मूलक के बीच क्या होगा, आदान प्रदान होना चाहिए, तो इसी को हम लोग कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक अभिकारक लेते हैं सोडियम सल्फेट, इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं बेरियम
क्लोराइड से। अब देख लीजिए, दो अभिकारक है, एक सोडियम सल्फेट है और दूसरा बेरियम क्लोराइड है। आप देख पा रहे हैं इस सोडियम सल्फेट में सोडियम धन मूलक, सल्फेट ऋण मूलक, बेरियम क्लोराइड में बेरियम धन मूलक, क्लोराइड ऋण मूलक। अब दोनों के बीच मूलकों या तत्वों का आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज होगा। मतलब ये जो पहला अभिकारक है इसका जो धन मूलक है सोडियम, दूसरे अभिकारक में जो बेरियम क्लोराइड में ऋण मूलक है क्लोराइड, इससे आके मिल जाएगा और यौगिक बना लेगा। फिर पहले अभिकारक का जो ऋण मूलक सल्फेट है वो दूसरे अभिकारक के धन मूलक से आके यौगिक बना लेगा। मतलब दोनों अभिकारकों के बीच तत्वों या मूलकों का आदान प्रदान हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो जो यहां हम लोगों को यौगिक प्राप्त होगा वह बेरियम सल्फेट और साथ में सोडियम क्लोराइड। तो आप देख पा रहे हैं कि देखिए ये जो सल्फेट था अभिकारक में यह सोडियम के साथ था, लेकिन सल्फेट अब उत्पाद में क्या हुआ है, दूसरे अभिकारक का जो धन मूलक है बेरियम, उससे मिलकर के बेरियम सल्फेट बना लिया। यहां जो सोडियम था पहले अभिकारक में वो सल्फेट नाम के ऋण मूलक से मिलकर यौगिक बनाया हुआ था, लेकिन सोडियम अब दूसरे अभिकारक का जो क्लोराइड है ऋण मूलक, उससे मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना लिया है एक यौगिक। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ अभिकारकों में क्या होता है, तत्वों या मूलकों का आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। अतः यहां दो बार विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब चूंकि समय भी लास्ट हो रहा है हम लोगों का, इसलिए आज का क्लास समाप्त करेंगे। और एक बार मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अभिक्रियाओं का नाम याद कर लेंगे और एनसीईआरटी बुक से आप उन अभिक्रियाओं का बढ़िया से पढ़ लेंगे, उन उदाहरणों को समझ लेंगे। बाकी जो अभिक्रियाएं बच गई है उस पर हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।